हेडलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम आज की दुनिया के उलझे हुए मुद्दों को सुलझाते हैं और उन्हें आपके लिए आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। तो आज हम बात कर रहे हैं करियर की दुनिया के उस पहले कदम की। वो जो रोमांचक तो होता है, पर साथ ही बहुत सारी घबराहट भी लाता है। पहली नौकरी। बिल्कुल। सब कुछ नया नया सा लगता है, नए लोग, नया माहौल और एक अजीब सा डर कि कहीं मैं इस काम के लिए सही हूं भी या नहीं। हाँ, वो जो एक एहसास होता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी सारी सफलता बस किस्मत से मिली है और एक दिन आपका राज खुल जाएगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इसी एहसास को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिर्फ नई नौकरी वालों के साथ नहीं होता, कई अनुभवी प्रोफेशनल्स भी इससे जूझते हैं। तो सवाल ये है कि अपनी पहली नौकरी में कैसे सफल हों। और एक टॉक्सिक यानी जहरीले वर्क एनवायरनमेंट को कैसे पहचानें। ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच अपना रास्ता कैसे बनाएं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इसी इम्पोस्टर सिंड्रोम की गांठ से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान को अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। हाँ, उससे लगता है कि वो धोखे से इस मुकाम तक पहुंचाए। बिल्कुल। और ये नए लोगों में बहुत आम है, क्योंकि वे अपनी तुलना अनुभवी सहकर्मियों से करते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनकी अयोग्यता सबके सामने आ जाएगी। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि मिशेल ओबामा और शेरिल सैंडबर्ग जैसे बड़े नामों ने भी माना है कि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ है। सही बात है। रेडिट पर एक चर्चा थी, उसमें कई लोगों ने अपने अनुभव बांटे। किसी ने कहा कि 7 साल के अनुभव के बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने झूठ बोलकर नौकरी पाई है। 7 साल? हाँ। एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि 12 साल बाद भी जब वो अपना परिचय देते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कोई उन पर हंसेगा। 12 साल? ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक शुरुआती दौर की घबराहट नहीं है। नहीं। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण एकेडमिक दुनिया से कॉर्पोरेट दुनिया में आना भी है, जहां उम्मीदें और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हाँ बिल्कुल। तो किसी भी नौकरी में सफलता के लिए वहां का माहौल बहुत मायने रखता है। एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है? इसके संकेत क्या हैं? एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट वो है जहां नेगेटिव व्यवहार जैसे हेरफेर करना या बदमाशी या चिल्लाना वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। और फिर तनाव, अविश्वास, भेदभाव, ये सब बहुत सामान्य हो जाता है। इसके कुछ मुख्य संकेत हैं। जैसे? सबसे पहला है काम और निजी जीवन में कोई सीमा न होना। मैनेजमेंट आपसे उम्मीद करता है कि आप हर समय वीकेंड पर भी काम के लिए उपलब्ध रहें। हाँ, ये तो बहुत होता है। अगर हायरिंग मैनेजर आपको शुक्रवार शाम को काम देकर सोमवार सुबह तक मांगता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वो आपकी बाउंड्री टेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दूसरा है आपस में भरोसे की कमी। जब मैनेजर अपने कर्मचारियों पर लगातार नजर रखते हैं या बार बार पिंग करके पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसे माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, है ना? हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट। और ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होता है। और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती शायद। बिल्कुल। गलतियां करने पर सीखने का मौका देने के बजाय लोगों को सबके सामने जलील किया जाता है। इससे एक ब्लेम गेम का कल्चर बनता है जहां लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। एक और संकेत जो मैंने पढ़ा था वो है एक दूसरे के प्रति तिरस्कार। जैसे एक बॉस का मीटिंग में आपकी बातों पर आंखें घुमाना या आपकी सलाह को नजरअंदाज कर देना। हाँ, आई रोलिंग। और फिर वही बात, जब कोई और कहे तो मान लेना। ये बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है। और इसी से जुड़ा है गैसलाइटिंग। हाँ, जब आपको अपनी ही भावनाओं या याददाश्त पर शक होने लगे। जैसे मैनेजर आपको एक लक्ष्य के साथ प्रोजेक्ट दे और फिर बाद में पूछे कि इसे इस तरह क्यों किया गया, और अपनी पहली ब्रीफ को पूरी तरह से भूल जाए। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत। ये सब सुनने में ही काफी तनावपूर्ण लगता है। और इसके तो शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पाचन संबंधी समस्याएं, नींद न आना और पैनिक अटैक तक हो सकते हैं। अच्छा, तो मान लेते हैं कि माहौल अच्छा है, टॉक्सिक नहीं है। फिर भी एक अच्छे माहौल के अलावा व्यक्तिगत आदतें भी बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी हैं। तो नए कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कुछ आम गलतियां क्या हैं जिनसे बचना चाहिए? सबसे बड़ी गलती है सवाल न पूछना। अच्छा। हाँ, नए लोगों को लगता है कि सवाल पूछने से वो अयोग्य लगेंगे, कि सब उन्हें बेवकूफ समझेंगे। हाँ, जबकि असल में सवाल पूछना दिखाता है कि आप सीखने के लिए उत्सुक हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी गलती है नेटवर्किंग को नजरअंदाज करना। सहकर्मियों और इंडस्ट्री के लोगों से अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है। इससे मेंटरशिप और भविष्य के अवसर मिलते हैं। हाँ, और एक और जाल है अत्यधिक काम लेना।
बर्नआउट वाला। बर्नआउट। सबको खुश करने के चक्कर में अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेना, इससे तनाव बढ़ता है और काम की गुणवत्ता घटती है। तो विनम्रता से न कहना सीखना एक जरूरी स्किल है। बहुत जरूरी। और आखिरी चीज, फीडबैक को व्यक्तिगत रूप से लेना। फीडबैक को आलोचना की तरह नहीं बल्कि सुधार के अवसर की तरह देखना चाहिए। और मुझे लगता है प्रभावी संचार मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है। ओ बिल्कुल। साफ बोलना, ध्यान से सुनना और ईमेल भेजने से पहले उसे दोबारा पढ़ना, ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सही बात है। और याद रखें, बातचीत दो तरफा होती है, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। तो अब उस चीज पर आते हैं जिसे सुनकर ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही नकारात्मक ख्याल आते हैं। तो क्या इसका मतलब सिर्फ गॉसिप और दूसरों को नीचा दिखाना है? हमेशा नहीं। पॉलिटिक्स को आप देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से देखा जा सकता है। अच्छा, सकारात्मक पॉलिटिक्स कैसे? सकारात्मक पॉलिटिक्स में आप अपने अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे संगठन और आपको दोनों को फायदा हो। और नकारात्मक पॉलिटिक्स में अफवाहें फैलाना, पीठ पीछे बात करना या जरूरी जानकारी को छिपाना शामिल है, ताकि सिर्फ आपका फायदा हो। हाँ, ताकि सिर्फ आपका फायदा हो। तो इससे बचने का या ऐसे सही तरीके से संभालने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पेशेवर बने रहें, गॉसिप से दूर रहें और किसी का पक्ष ना लें। अपनी प्रतिष्ठा काम और निष्पक्षता पर बनाएं। और नैतिक रूप से पॉलिटिकल स्किल का उपयोग करना एक कला है। इसका मतलब है ये समझना कि आपका साथ कौन देगा, कौन विरोध करेगा, और अपने आइडिया को लागू करने के लिए सही लोगों का गठबंधन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना आपको उन लोगों के सामने कमजोर बना सकता है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चुनौतियों के बीच अपना आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। इसके लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, आत्मविश्वास बनाने के कुछ व्यवहारिक तरीके हैं। पहला, अपनी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाएं, छोटी बड़ी हर उपलब्धि की। अच्छा। जब भी आत्मविश्वास कम हो, इस लिस्ट को देखें। ये एक छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे आपने समय पर पूरा किया हो, या कोई नया सॉफ्टवेयर जो आपने सीखा हो। ये याद दिलाने के लिए कि आप काबिल हैं। हाँ। दूसरा, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। ये समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये असफलता को सीखने के अवसर में बदल देता है। और वो जो मन में नकारात्मक विचार आते हैं, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा जैसे, उनसे बचना होगा। वो है तीसरा कदम। जब आपके मन में ऐसा विचार आए तो उसे मैं इस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और इसे समय पर पूरा कर सकता हूँ जैसे विचार से बदलें। मतलब अपनी सोच को एक्शन मोड में लाना। बिल्कुल। और आखिरी चीज, खुद से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। नहीं। पिछले साल के अपने प्रदर्शन का आकलन करें और आने वाले साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे बिक्री 10% बढ़ाना या हर काम 20% तेजी से पूरा करना। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। संक्षेप में, पहली नौकरी एक सीखने की यात्रा है। हाँ, गलतियां होंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक खुला दिमाग, सीखने की इच्छा और सही रणनीतियों से न केवल इस दौर से गुजरा जा सकता है बल्कि इसका आनंद भी लिया जा सकता है। तो आज हमने समझा कि पहली नौकरी की घबराहट यानी इम्पोस्टर सिंड्रोम कितना सामान्य है। बिल्कुल। हमने टॉक्सिक वर्कप्लेस के संकेतों को पहचानना और ऑफिस पॉलिटिक्स को नैतिक रूप से संभालना भी सीखा। याद रखें, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये छोटी छोटी सफलताओं, अपनी गलतियों से सीखने और खुद के प्रति दयालु होने से आता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में ढलने और अपनी मौलिकता बनाए रखने के बीच की महीन रेखा क्या है? किस बिंदु पर गेम खेलना आपको वो बना देता है जो आप नहीं हैं? अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें रिव्यू भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अगले एपिसोड में किस विषय पर बात करना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए मैं हूं शशि और मैं किरण। सुनते रहिए हेडलाइन।